क्या पढ़े थे हम लोग आखिरी क्लास में, बताओगे जरा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बॉय। लास्ट क्लास में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, है ना? यस सर। ओके। हेलो। हाँ हाँ बोलो। ओके, सर क्या पूछ रहे थे? लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे? सर लास्ट क्लास में लास्ट क्लास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हाँ हाइपोटोनिक तो हाइपोटोनिक टाइप्स ऑफ हाइपोटोनिक के सॉल्यूशन बाद हाइपोटोनिक और हाँ आइसोटोनिक, हाँ आइसोटोनिक डिस्कस हाइपरटोनिक करेंगे, एक्सेप्ट। ठीक है ना? आइसोटोनिक के बाद हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। तो टुडे इज गोइंग टू बी 8.4 8.4.4 फाइन। 8.4.4 सेल ऑर्गेनल्स। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो का मतलब होता है सेम, है ना? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, है ना, सेम होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ सेल, है ना? इसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, इसके अंदर जो सॉल्यूट होगा, है ना, और सेल के अंदर जो सॉल्यूट होगा, सेल के अंदर जो सॉल्यूट होगा, ठीक है, ये सेल है ना, इसके अंदर भी सॉल्यूट है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होना है, ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होना है। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, है ना, और सॉल्वेंट का भी कंसंट्रेशन यदि सेम रहेगा तो पानी का मूवमेंट, नेट मूवमेंट कहीं से कहीं नहीं होना है ना? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है where the concentration of solute inside the cell, inside the solution, and inside the cell remain same। ठीक है, सेम रहना है, फाइन। इसको हम लोग कहेंगे आइसोटोनिक टाइप, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे आइसोटोनिक टाइप। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आइसोटोनिक का मतलब क्या होगा, है ना? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब ऐसा सॉल्यूशन इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल एज वेल एज इन द सॉल्यूशन रिमेन्स सेम, है ना? तो इस कंडीशन में नेट मूवमेंट पानी का कहीं नहीं होना है। इन दिस कंडीशन द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज nil। ठीक ना? कोई नेट मूवमेंट पानी का नहीं होना है, ना तो सेल से बाहर जाएगा ना तो सेल के अंदर जाएगा। फाइन, ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना? ये चीज हम बता रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चलते ही एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस होता है। फाइन, चलिए अब हम लोग दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को देखते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल हम देखते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है ना, एक से ज्यादा नंबर में प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका फंक्शन होता है एनर्जी जनरेट करना, एटीपी बनाना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना। दिस 3 पॉइंट इज इनफ फॉर यू। ओके, इट इज डबल membrane layer cell organelle. ठीक है, it is known as powerhouse of the cell. ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहेंगे। फाइन, इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बिकॉज, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी बनाता है बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, synthesizes energy. Energy in the form of ATP. एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एनर्जी रिच इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना है बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग क्लास 11th मेडिकल में। फिलहाल आप लोग इतना ही जाने, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस के दौरान, है ना, एटीपी का जनरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया का। दिस इज माइटोकॉन्ड्रियन। सिंगल है, सिंगुलर को कॉन्ड्रियन बोलेंगे, बहुत ज्यादा रहेगा तो कॉन्ड्रिया कहेंगे। फाइन, ठीक है, ये इस तरीके से। थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं क्या? हेलो, ठीक है, अंदर वाला जो लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ इस तरीके से फोल्डिंग दिखा रखता है। इस तरीके से फोल्डिंग बनाया हुआ रहता है। सच फोल्डिंग इज कॉल्ड क्रिस्टी। इसको प्रोनाउंस करेंगे हम लोग क्रिस्टी। हो गया सर, थैंक यू। क्रिस्टी, ठीक है, इसको क्रिस्टी कहेंगे, है ना। इसके अंदर हम देख पाएंगे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये गोल गोल सा स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है। इसको कहा जाता है ऑक्सीजोम। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्सीजोम। और F0 F1 पार्टिकल, है ना, F0 F1 पार्टिकल कहेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। ये आउटर लेयर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियम का। ये इनर लेयर हो जाएगा। ठीक है, आउटर लेयर, इनर लेयर, है ना। इस स्पेस को हम लोग कहेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनल स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल सकते हैं। फाइन, इतना काफी आप लोग का लेवल। ठीक है,
कोई डाउट है, पूछना चाहे तो पूछ सकते हो, कम ऑन। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। इसके अंदर प्रेजेंट रहता है राइबोसोम। राइबोसोम रहेगा इसके अंदर 70s राइबोसोम। राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी रहना है। इसके अलावा बहुत सारा इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, हैज नंबर ऑफ एंजाइम्स इन इट, नंबर ऑफ एंजाइम्स। Sir, DS DNA. हाँ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएस कहने का मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, तो हम लोग डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। Shall I move forward? Yes, सर sir. एक सेकेंड। हाँ हाँ, yes, take your time, take your time. हो गया सर। फाइन, क्या देने वाले थे? हाँ, हो गया। काफी है, इतना काफी है आपके लिए। ज्यादातर पावर ऑफ द सेल के बारे में ही पूछता है ना। नेक्स्ट करते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक डबल मेम्ब्रेन ना बोले, सिंगल मेम्ब्रेन बोले ज्यादा सही है। सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है जो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है, फाइन, और एक्सटेंड करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रहा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बाहर से इस तरीके से, न्यूक्लियस का बाहर वाला लेयर इस तरीके से एक्सटेंड किया हुआ है और पहुंचा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, है ना। इस प्रकार का जो ऑर्गेनल होता है उसको कहते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फाइन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो गया। एंडो का मतलब होता है अंदर, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है। रेटिकुलम कहने का मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पे हम देख पाएंगे कि इस रेटिकुलम के ऊपर कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कुछ ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना। ये गोल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं राइबोसोम, है ना। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट है तो इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन इसके पास कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इसको कहेंगे, और स्मूथ दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा जाए डायग्राम के अनुसार देखें तो पता चल रहा है कि दो प्रकार का है ना। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम प्रेजेंट है, उसको रफ कहेंगे। स्ट्रक्चर भी देखने में रफ रूखा रूखा सा दिख रहा है,
है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस रेटिकुलम के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम नहीं रहेगा उसको कहेंगे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक ना। आरईआर का फंक्शन कुछ अलग है, एसीआर का फंक्शन कुछ अलग है, ठीक है। उसके बारे में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ER has extended form outer mitochondrial membrane। ठीक है, इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से एक्सटेंड हुआ है ये। फाइन। एक चीज, दूसरा, इफ यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम, ठीक ना, देन इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइन। एक चीज, दूसरा चीज, function of RER is to produce protein, is to synthesize protein। function of, ये क्वेश्चन आता है, rough endoplasmic reticulum is to synthesize and modify enzymes। बस इतना ही काफी है, सिंथेसाइज प्रोटीन ये ज्यादा सही है, ठीक है। काफी है इतना आप लोग के लेवल में। यहाँ पे मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बोल रहा हूँ। इफ राइबोसोम इज एब्सेंट, ठीक है, इफ राइबोसोम इज एब्सेंट देन इट इज कॉल्ड, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोनाउंस करेंगे। एक चीज, दूसरा चीज, इसका फंक्शन होता है, ठीक ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है मॉडिफिकेशन करना, सिंथेसिस करना लिपिड का, ठीक ना। फंक्शन सिंथेसिस ऑफ फॉर्मेशन, सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, ठीक है। ये फंक्शन हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फाइन, हटाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्लास्टिड पे। फाइन, प्लास्टिड के बारे में देखते हैं। प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल्स में, प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। बिकॉज ऑफ प्लास्टिड द लीफ acquires some color, because of plastid the flower shows some color, है ना। प्लास्टिड के चलते ही फोटोसिंथेसिस भी होता है। बिकॉज ऑफ प्लास्टिड
the plant are considered as autotrophic organism. यदि प्लास्टिड हमारे पास भी आ जाए, ह्यूमन बीइंग के भी पास आ जाए, तो हम लोग भी ऑटोट्रॉफिक बन सकते हैं, हम लोग भी ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. प्लास्टिड, it is that structure present in plant. ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहना है ये वाला स्ट्रक्चर. एक चीज. दूसरा चीज, इसका फंक्शन होता है प्लांट में कलर इम्पार्ट करना, फोटोसिंथेसिस करना, स्टोरेज करना. ठीक है, ये बेसिक फंक्शन है प्लास्टिड के. ओके, द प्लास्टिड impart different color to plant and its part. एक चीज है ना, प्लास्टिड सिंथेसिस करता है. प्लास्टिड बस थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ सही है. प्लास्टिड सिंथेसाइज करता है फूड एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड. ठीक है, भोजन भी स्टोर करता है, भोजन बनाता भी है. प्लास्टिड के चलते पौधा खुद से भोजन बनाता है, इसीलिए हम प्लांट को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. फाइन. Because of plastid, plant is known as, ठीक है, because of plastid, plant is known as autotrophic organism. CHIC. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा सिंस प्लास्टिड मेक्स फूड. फाइन, हटाइए. प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है. ठीक है, 3 प्रकार का होना है प्लास्टिड. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, क्रोमो, क्लोरो एंड ल्यूकोप्लास्ट. हेलो, हाँ सर, क्लास में सर, हम फोन करते हैं आपको. ठीक है, प्लास्टिड 3 प्रकार का है. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूको. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. है ना. क्लोरोप्लास्ट के चलते फ्लावर, पत्ते का कलर, पौधे का कलर ग्रीन होना है. सो क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन इन कलर. इट इज ग्रीन कलर बॉडी. इतना ही जानेंगे आप लोग. ये ग्रीन कलर बॉडी होता है साइटोप्लाज्म के अंदर. है ना. क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर का हो सकता है अदर देन व्हाइट एंड ग्रीन. ठीक है, इट इम्पार्ट कलर other than
ग्रीन एंड वाइट, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इट इज कलरलेस पिगमेंट। कलरलेस पिगमेंट है ल्यूकोप्लास्ट, और इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज करना। कलरलेस है तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा, कुछ तो काम करना चाहिए लेकिन सेल के अंदर ना, तो इसका काम होता है फूड मटेरियल का स्टोरेज करना, ठीक है। कलरलेस पिगमेंट which is colorless pigment functions as the storage of material, ठीक है फाइन। यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये भी, डबल मेम्ब्रेनस, ये रहा डबल मेम्ब्रेन। ये हम इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बना रहे हैं, साइड से देख रहे हैं हम इस प्लास्टिक को, क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर कुछ इस तरीके से स्टैक स्ट्रक्चर रहते हैं क्वीन की तरह, जिसको हम लोग कहते हैं, एक एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम लोग थैलेकोइड कहेंगे, एंड द स्टैक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्राना और ग्रानम, फाइन। इस तरीके से एक सिंगल स्ट्रक्चर को कहा जाएगा थैलेकोइड, वन सिंगल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलेकोइड, one single structure is called thylakoid, this entire structure is called granum, फाइन। ये ग्रीन कलर वाले पोर्शन को कहेंगे हम लोग स्ट्रोमल लेमेले, फाइन। ये वाला साइटोप्लाज्म एरिया है, यहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होना है, डीएस डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसके पास भी राइबोसोम होना है कुछ इस तरीके से, हियर द राइबोसोम इज 70S टाइप, 70S राइबोसोम है यहाँ पे, 70S राइबोसोम, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और बना दे रहे हैं स्टार्च ग्रैन्यूल्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम्स रहेंगे, प्रोटीन्स रहते हैं, हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, है ना। इट विल हैव इट्स ऑन आरएनए, आरएनए भी रहेगा, है ना, उसका जेनेटिक मटेरियल भी रहेगा। ये फिगर हमने बना रखा है यहाँ पे, एलएस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का एलएस है, यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, थैलेकोइड, थैलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, फाइन। Thylakoid has green pigment, पिगमेंट कहने का मतलब ऐसा मटेरियल, ऐसा कंपाउंड जो लाइट को रिसीव करता होगा, उसी को हम लोग पिगमेंट कहते हैं, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है थैलेकोइड के पास, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। थैलेकोइड हैज अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल,
है ना, इसको क्लोरोफिल कहेंगे। फाइन फाइन। और क्लोरोफिल के पास ही टेंडेंसी रहता है लाइट को हार्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डन, क्लोरोफिल डन। नेक्स्ट करते हैं गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज डिक्टोयोसोम। It is also known as traffic police of the cell. ठीक है, ये भी कहा जाता है इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। फाइन। फंक्शन बता रहे हैं हम इसका। स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है ये भी बता दे रहे हैं। से दिस इज अ सेल, ये रहा न्यूक्लियस, है ना, ये रहा न्यूक्लियस। है ना, न्यूक्लियस हो गया ये। तो गोल्गी बॉडीज रहते हैं ऊपर वाले पोर्शन पे। ऊपर वाले पोर्शन बोलो या फिर ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर रीजन पे प्रेजेंट रहता है ना, इस शेप में रहेगा। देखो इस तरीके से रहेगा। इस तरीके से होना है। ठीक है, इट इज कनकेव एंड कन्वेक्स। दो चीज आपको देख पा रहे हो, दो चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ पे। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर रह रहा है। इस तरीके से इस तरीके से, है ना, इसको हम लोग कहेंगे कनकेव और इसको कहेंगे कन्वेक्स। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है कनकेव पार्ट, है ना। मेन फंक्शन होता है गोल्गी बॉडी का कोई भी मटेरियल का प्रोसेस करना, है ना, कोई भी मटेरियल का प्रोसेस करना, जैसे प्रोटीन का प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग कहने का मतलब मॉडिफाई करना, फंक्शनल बनाना, है ना, तैयार कर देना। जैसे किचन है ना, वी ब्रिंग रॉ मटेरियल इन द किचन एंड फ्रॉम किचन द मेड प्रोडक्ट, द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड एंड कम्स आउट फ्रॉम द किचन। या फिर कोई इंडस्ट्री ले लो आप, कोई फैक्ट्री ले लो, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा रॉ मटेरियल डालते हैं और फिनिश प्रोडक्ट बना के बाहर निकालते हैं, है ना। तो गोल्गी बॉडी भी यही करता है, कुछ रॉ मटेरियल्स रिसीव करता है अगल बगल से और फाइनल प्रोडक्ट अपने शरीर के बाहर रिलीज करवाता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ठीक है, फंक्शन बता रहा हूँ। गोल्गी बॉडी का फंक्शन प्रोसेसिंग ऑफ
बायोमॉलिक्यूल, है ना। सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है सेल डिवीजन के दौरान प्लांट सेल में, ठीक ना। बस याद करते चलो, इसका मतलब जानने के लिए आपको अभी बहुत साल इंतजार करना पड़ेगा। इन प्लांट cells it participate in cell plate formation। है ना, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है एक चीज। दूसरा चीज, ये और भी बहुत सारा चीज बनाता है ना। स्पर्म सेल्स के हेड पे प्रेजेंट रहता है, ठीक ना। एक्रोजोम, एक्रोजोम, है ना, एक पोर्शन है स्पर्म सेल्स के अंदर, स्पर्म सेल्स का, स्पर्म सेल्स के टिप पे प्रेजेंट रहता है। एक्रोजोम इज द modified structure of Golgi body। ठीक है, एक्रोजोम स्पर्म का पार्ट होता है। फाइन, इतना काफी है। इन नटशेल में हम बताएंगे इसका फंक्शन, गोल्गी बॉडी का फंक्शन। तो लिखेंगे इट हेल्प्स इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, इन सिंगल लाइन, इन नटशेल फंक्शन बताना चाहेंगे। इट हेल्प्स इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, इसमें काफी है। यहाँ पे गोल्गी बॉडी भी खत्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, एक चीज और बता दें, यहीं से ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम गोल्गी बॉडी लाइसोसोम ओरिजिनेट। लाइसोसोम जानते हैं आप लोग, ओरिजिनेट। लाइसोसोम सुसाइडल बैग के नाम से आप लोग जानते होंगे, है ना। ये बता दिए, आप क्या बताएं। 4 सेल ऑर्गेनल्स हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल हो गया। ठीक है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में बता रहे हैं। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल के अंदर का मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइन, इसके अंदर का स्ट्रक्चर को साइटोप्लाज्म कहेंगे। दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। फाइन, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं आएगा, न्यूक्लियस इससे मैं हटा दे रहा हूँ। तो दिस मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑफ cell is called cytoplasm। ठीक ना, द मैट्रिक्स ऑफ सेल इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म साइट है, जगह है केमिकल रिएक्शन का। साइटोप्लाज्म इज द साइट फॉर
is the site for metabolic reaction. फाइन, इतना काफी है। साइटोप्लाज्म कहने का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म माइनस द न्यूक्लियस एंड द सेल एंड, ठीक है, हाँ ये होगा। Cytoplasm is equal to प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा सेल ऑर्गेनल बता दें आप लोग को? राइबोसोम। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। नॉन मेम्ब्रेनस कहने का मतलब होता है मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, आउटर लेयर प्रेजेंट नहीं है, सिंपली फ्री रहेगा, है ना। जैसे कि हम रस्सी को उलझा के रखें, है ना, रस्सी को उलझा के रखें और हम बैग में नहीं डालें, रस्सी को ऐसे ही बाहर फर्श पे पड़ा हुआ है ना, रस्सी बाहर फर्श पे पड़ा हुआ है, तो उस रस्सी को, रस्सी वाले स्ट्रक्चर को कहेंगे कि ओपन है, किसी से सराउंडेड नहीं है ना। तो राइबोसोम इज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। राइबोसोम इज मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। ठीक है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल। राइबोसोम बना हुआ है राइबोसोम आरआरएनए से। ठीक है, आरआरएनए क्या होता है? आरआरएनए एक प्रकार का आरएनए होता है ना। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ एंड प्रोटीन, है ना। राइबोसोम के पास दो सब यूनिट होता है, टू सब यूनिट। ठीक है, दो सब यूनिट है और दोनों सब यूनिट जुड़े हुए रहते हैं मैग्नीशियम आयन से। एंड दिस टू सब यूनिट आर joined by joined together by, ठीक है, जुड़ा हुआ है किससे? मैग्नीशियम आयन से। ठीक है, मैग्नीशियम आयन से जुड़ा हुआ है। फाइन, यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं, देखो राइबोसोम का। आप अपने बुक में देखोगे, कहीं पे भी देखोगे तो इस तरीके से राइबोसोम का स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये देखो, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर फॉर राइबोसोम। इस तरीके से, है ना। इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट ये हो जाएगा लार्जर सब यूनिट।
ठीक है, ये डायग्राम हम बना रखे हैं राइबोसोम का। ठीक है, राइबोसोम टीएस और एटीएस, राइबोसोम 70S एंड 80S, है ना। एस कहने का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। डू यू नो द डेफिनेशन और डू यू नो द मीनिंग ऑफ सेडिमेंटेशन? हेलो, आप लोग में से कोई बता सकता है सेडिमेंटेशन का डेफिनेशन या सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होगा? हेलो हेलो Pranshi, Yes, sir. can you tell me the definition for sedimentation or the meaning of sedimentation? Definition तो नहीं होना, just tell me the meaning of sedimentation. Sediment. Did you ever heard this term sediment? Hello. No, sedimentation कहने का मतलब होता है लिक्विड मीडियम में कोई भारी सब्सटेंस है, तो बिकॉज ऑफ इट्स वेट इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम। फाइन। सेडिमेंटेशन का मतलब ये होता है वजन के चलते, भारीपन के चलते, है ना, बॉटम में जाके एक्वायर कर लेना स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डिजॉल्विंग सम हेवी सब्सटेंसेस इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, स्टीयर इट प्रॉपर्ली एंड लीव इट फॉर सम टाइम, व्हाट यू विल ऑब्जर्व? You will observe that the heavier materials are settling down at the bottom, है ना। The process of settling down of heavier material at the bottom is called sedimentation. Okay, ठीक sir. है, आप देखना चाहते हो sedimentation कैसे होता है, तो just dissolve a pinch of mud in water and leave it for some time, है ना। इनिशियली उस मड का कलर ब्राउन होगा, है ना, छोड़ देंगे, कुछ देर बाद देखोगे पानी क्लियर हो गया और मिट्टी नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गए, है ना। तो मिट्टी सेटल डाउन हुआ बिकॉज ऑफ सम वेट, वजन के चलते, है ना। तो उस मैकेनिज्म को, इस फिनोमिनन को कहते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन। हम जस्टिफाई करेंगे बिकॉज ऑफ सेडिमेंटेशन द मड हैज सेटल डाउन, है ना। तो यहाँ पे हम कुछ चीज बताने वाले हैं, उसी को रिस्पेक्ट, उसी चीज को लेके, है ना, समझेंगे क्या है। राइबोसोम दो प्रकार का होगा। फाइन। Ribosomes are of two types. (70S and 80S). 70S ribosome and 80S ribosome. Fine. 70S ribosome. Prokaryotic और eukaryotic. ठीक है, क्या बोल रहे हो प्रियांशी आप? क्या 70s राइबोसोम को प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बोलते हैं और हाँ हाँ हाँ, 80s राइबोसोम्स को यूकैरियोटिक. ठीक है। Here S. Here I'm interested in telling the meaning for S. S meaning sedimentation constant. इसको प्रोनाउंस करेंगे सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी सम मटेरियल सेटल डाउन, है ना। यदि हम 70S कह रहे हैं इसका मतलब हल्का है, और 80S कह रहे हैं इसका मतलब भारी है। फाइन। फाइन। यहाँ पे हम लिखते हैं 70S, यहाँ लिखते हैं हम 80S, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बता दे रहे हैं हम। राइबोसोम है ना, ये इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, ये प्रेजेंट रहेगा यूकैरियोट, इसके पास दो सब यूनिट होता है,
ठीक है, इसके पास 2 सब यूनिट होता है, जैसे कि 30S एंड 50S। 50S एंड 30S। ठीक है, 50S और 30S 2 सब यूनिट्स है 70S राइबोसोम के। इसके पास भी 2 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, 60S ये लार्जर सब यूनिट है एंड 40S। ठीक है, काफी है इतना। इधर डायग्राम किताब में डायग्राम राइबोसोम का कुछ इस तरीके से बनाया होगा, देख पाओगे आप लोग, है ना। ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है। ठीक है, ये होता है राइबोसोम। फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन। फाइन। फंक्शन क्या होगा राइबोसोम का? इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन। सर ये डायग्राम कौन से पेज नंबर पे है? कौन सा? ये वाला यही डायग्राम? वाला। ये वाला हाँ। डायग्राम हम्म, कहाँ गया? जनरली किसी भी किताब में यही डायग्राम दर्शाया हुआ रहता है। ठीक है। कहाँ गया यार, हैंग हो रहा है। ये वाला डायग्राम कहीं पे भी देखोगे आप, किसी भी किताब में देखोगे तो इसी प्रकार से डायग्राम को रिप्रेजेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है राइबोसोम का। दैट इज नॉट ट्रू, है ना। आसान है बनाने में, 2 गोल बना दिए, हो गया राइबोसोम का स्ट्रक्चर। बट एक्चुअली राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस, कोई बाहरी परत नहीं है इसके पास, सिंगल मेम्ब्रेन है। हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग वैक्यूल पे। सॉरी, लाइसोसोम देख लेते हैं हम लोग पहले। लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है ना। ये ओरिजिनेट हुआ है गोल्गी बॉडी से। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ओरिजिनेट हुआ है गोल्गी बॉडी से। फाइन। इसका फंक्शन होता है चीज़ों को स्टोर करना, डाइजेस्ट करना, पुराने सेल ऑर्गेनल्स को खा के ख़त्म करना, है ना। यदि सेल बहुत ही बुढ़ा हो रखा है, बहुत ही पुराना हो रखा है, सेल के अंदर बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो रखा है ना, तो उस कंडीशन में दैट पर्टिकुलर सेल हैज टू बी किल्ड, है ना। तो उस पर्टिकुलर सेल को किल करा जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक एंजाइम। कल आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट है जी? सर मैथ। ओके, सबका मैथ है ना। ठीक ठीक, आप लोग का मैथ टेस्ट है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम, है ना, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। ऑर्गेनल
सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है ये। इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। इट इज लार्ज नंबर ऑफ, लगभग 40 प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम, तोड़ने वाला एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलिटिक शब्द याद रखेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, फाइन, याद रखेंगे। which digest various components of the, which can digest various components, various materials, फाइन। फंक्शन बता रहा हूं मैं लाइसोसोम का। it stores digestive enzyme, एंजाइम स्टोर करता है, पानी स्टोर करता है। ठीक है, ये डिग्रेड करता है ओल्ड सेल ऑर्गेनल। ठीक है, इसके अलावा डाइजेशन में भी मदद करता है। इन लोअर ग्रुप लाइक प्रोटिस्टा, डायरेक्ट किसी में करते हैं। इन एमोबा के केस में, एमोबा, ठीक ना, एमोबा के केस में क्या करता है, ये मदद करता है। लाइसोसोम पार्टिसिपेट इन, ठीक है, लाइसोसोम पार्टिसिपेट करता है, अरे यार, लाइसोसोम पार्टिसिपेट इन डाइजेशन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, हो गया, हो गया, और कुछ, हाँ। ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, ठीक है ना। फेगोसाइटोसिस कहने का मतलब होता है कोई सॉलिड फूड को इनगल्फ करना, को डिग्रेड कर देना, करना, उसको डाइजेस्ट कर देना। ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, lysosome is helpful। ठीक है, आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हो लाइसोसोम को सुसाइडल बाइक कहा जाता है, सुसाइडल बाइक कहा जा रहा है। द रीजन इज दैट जब सेल के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ता है ना, तो लाइसोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर बस्ट कर जाता है। और हम जानते हैं लाइसोसोम के अंदर बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ना। तो पूरा सेल ही डिग्रेड हो जाएगा, पूरा सेल खत्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर रीजन से। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये देखा डायग्राम, ये एक सेल है, फाइन फाइन, ये दिस इज लाइसोसोम, है ना, ये लाइसोसोम है। इसके अंदर बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, 40 के आसपास है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, है ना। जैसे ही टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी सेल के अंदर, जैसे ही टॉक्सिसिटी बढ़ती है सेल के अंदर,
दिस गेट बर्स्ट, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है ना, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूरा फैल जाता है साइटोप्लाज्म में। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूरा साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, इससे आगे चल के पूरा सेल डिग्रेड हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं सुसाइडल वेव, ठीक है, या फिर हाँ, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड सुसाइडल, ठीक है। सॉरी, at this particular point the lysosome is considered as the suicidal bag. Sometimes toxic level increases in cytoplasm, toxic level increases in cell cytoplasm. During this, lysosome burst कर जाता है, ठीक है, सेल साइटोप्लाज्म में। burst and results in the digestion of entire cell. At this point, lysosome is known as suicidal bag. Suicidal, ठीक है। If lysosome engulfs the cell organelle, then it is known as autophagosome. को autophagosome कहेंगे। It the cell of the organelle then it is called autophagosome. ठीक है, so there is quite a difference between autophagosome and suicidal bag. In case of suicidal bag, the entire cell gets degraded, but in case of autophagosome, only the cell organelles are degraded. Only the dead and non-functional cell organelles are degraded, है ना। तो इसीलिए इसको स्कैवेंजर भी कहा जाता है। That is why lysosome is also known as scavenger. ठीक है, इसको स्कैवेंजर भी कहा जाता है। फाइन, आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर टुडे। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। हम यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। अगला दिन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद वाला। न्यूक्लियस एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना, उसको डील करेंगे हम लोग। सर, लाइसोसोम्स में हाँ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कितना रहता है? 40 प्रकार के आसपास रहता है, अराउंड 40 to 60। ओके सर। और कुछ? नो सर। ठीक है, मैं नोट्स भेज दे रहा हूँ आप लोग को, चेक करके बताएंगे नोट्स कहाँ तक मिला। क्लास 8 ना? Yes, sir.
चेक करके बताएंगे कहाँ तक मुझे राइबोसोम तक है ना। इसके बाद मैं फोटो भेज रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा खींचना पड़ेगा क्या? एक दो, साइन ऑफ कर सकते हैं आप लोग ना। लेक्चर खत्म हो गया। यू गाइस कैन लीव द क्लास नाउ। ओके सर, बाय सर। ओके बाय बाय। मैं भेज रहा हूँ ये। सर डिफरेंशिएट क्या गया है? क्या बोल रहे हो? सर Yeah, पीडीएफ में that's डिफरेंशिएट आना ही आया है। that's why I'm taking the screenshot after that. I'm sending you, wait। ये आपको ग्रुप पे मैं भेज दे रहा हूँ, वहाँ ओके से आप सर। क्लिक कर लेंगे, है ना। इसमें अलाउ नहीं करता है बहुत सारी चीज़ों को, है ना। हम लोग ये पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं ना वन नोट का। खरीदना पड़ेगा, यदि हम खरीदेंगे तब जाके आप पूरा नोट्स पा पाओगे। ठीक है, आ गया। चलिए हम साइन ऑफ कर रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके थैंक यू सर, बाय सर, बाय गुड बाय। नाइट सर। गुड नाइट बॉय।